India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। सभी 7 आरोपी दोषी करार, 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 को 4 साल की सजा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए बेटा अब्बास लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में गुहार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेंच शुक्रवार को नहीं बैठी। हिरासत मौत मामले में पुलिस अधिकारी अगर हों आरोपी तो बेल देने में होनी चाहिए सख्ती। सुप्रीम कोर्ट का कस्टडी डेथ पर अहम व्यवस्था। India Legal presents Courts Roundup. चलिए सबसे पहले बात राजूपाल हत्याकांड को लेकर। बसपा विधायक राजूपाल हत्या के 7 आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के 3 शार्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवी भी शामिल हैं और इसके अलावा जावेद इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा अब सुना दी है। हत्याकांड के 2 आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। 6 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई है। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 को 4 साल की सजा सुनाई है। पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ भी राजूपाल हत्याकांड में नामजद थे। अब जिंदा बचे सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राजूपाल हत्याकांड के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 6 को उम्र कैद और फरहान को 4 साल की सजा सुनाई है। राजूपाल हत्याकांड मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को सीबीआई को सौंप दी थी। पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सीबीआई की जांच की गुहार लगाई थी। घटना के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। राजूपाल की हत्या के साथ मौजूद देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 20 अगस्त 2019 को सीबीआई ने कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक आरोपी रफीक उर्फ गुलफुल प्रधान की मौत हो चुकी है। 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजूपाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराने के चलते राजूपाल की राजनीतिक दुश्मनी के चलते हत्या की गई थी। अतीक अहमद और अशरफ ने गुर्गों के साथ मिलकर प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर राजूपाल की हत्या कर दी थी। साल 2004 में राजूपाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया था। नतीजों के 3 महीने के अंदर ही 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने राजूपाल पर हमला कर दिया। 25 जनवरी को विधायक राजूपाल SRN हॉस्पिटल से निकले थे। उसके काफिले में 2 कार थी। क्वालिस कार खुद राजूपाल चला रहे थे और उनके साथ की सीट पर रुखसाना बैठी थी। जैसे ही राजूपाल जीटी रोड पर पहुंचे, एक कार ने उन्हें ओवरटेक किया और तब तक राजूपाल के सीने में एक गोली लग चुकी थी। गाड़ी से 5 हमलावर उतरे और राजूपाल पर धुआंधार गोलियां बरसा दी।
हमले में रुखसाना जख्मी हो गई। संदीप यादव और देवीलाल की मौत हो गई। राजूपाल को 19 गोलियां मारी गई थी। इसी राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे, जो राजूपाल के रिश्तेदार भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में नहीं शामिल हो पाएंगे। अब्बास अंसारी की पैरोल वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। अब परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। उनका बेटा अब्बास अंसारी यूपी के कासगंज जेल में बंद है। पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अब्बास अंसारी को पैरोल दिए जाने की मांग की थी और इसीलिए शुक्रवार को परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। मुख्तार अंसारी के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी मेंशन की गई थी। एमपीएमएलई से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच में मुख्तार के परिवार की अर्जी मेंशन थी। ये बेंच आज बैठी नहीं और इसके मुकदमे जस्टिस समित गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए। जस्टिस समित गोपाल की बेंच दूसरे बेंच से आए किसी भी मुकदमे को सुनने से इनकार कर दिया और इस वजह से मुख्तार के परिवार की अर्जी हाईकोर्ट में मेंशन नहीं हो पाई। परिवार अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हिरासत में यातना और मौत मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना के उन मामलों में जहां पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जमानत के संबंध में सख्त रुख अपनाया जाएगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। आरोप पत्र पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि जहां तक कथित अपराधों को अंजाम देने का सवाल है, आरोपी पुलिस की आधिकारिक भूमिका केवल पुलिस वाहन के चालक होने तक ही सीमित नहीं है। झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार के अपने फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि जमानत देने के सवाल पर सामान्य दृष्टिकोण से अपवाद बनाया और इस आधार पर सख्त रुख अपनाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हिरासत में मौत का आरोप है। मामला गंभीर प्रकृति का है, जिस पर आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया। अदालत ने देखा कि आरोप पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुए हमें नहीं लगता कि ये उपयुक्त मामला है जहां उसे प्रारंभिक हिरासत के 1.5 साल के भीतर जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार लागू आदेश रद्द कर देते हैं और प्रतिवादी नंबर 3 को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। एक बार प्रतिवादी नंबर 3 के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा। ईडी ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी लाल सिंह को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। धन शोधन मामले में सिंह की पत्नी द्वारा संचालित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कुछ भूमि के अधिग्रहण में अनियमितताएं बरतने के आरोप हैं। जम्मू में प्रावधान जिला और सत्र न्यायालय ने 23 नवंबर 2023 को इस मामले में सिंह को अंतरिम जमानत दी थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करने के लिए तैयार है। ये मामला न्यायमूर्ति संजय धर के समक्ष पिछले मंगलवार को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी और इसीलिए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में ऊधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंह ने कठुआ बलात्कार मामले में तत्कालीन आरोपियों के समर्थन में एक रैली में भाग लेने के लिए आलोचना का सामना करने के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर मंत्री के रूप में अपना पद छोड़ दिया था और भाजपा छोड़ दी थी। ऊधमपुर में चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, जिसके एक दिन बाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने और उन्हें वापस जेल भेजने की ईडी की याचिका सूचीबद्ध की है। लाल सिंह की पत्नी और बेटी क्रांति सिंह भी इसी मामले में जमानत पर हैं। ईडी ने धन शोधन मामले में सिंह को मिली जमानत को इस आधार पर चुनौती दी थी कि जम्मू की सत्र अदालत के पास इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ईडी ने दलील दी कि इस मामले को पीएमएलए के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को देखना चाहिए था।
इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दोष सिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या में बदला है। कोर्ट ने ये देखा कि दोषी और मृतक के बीच जो झगड़ा हुआ था वो पूर्व योजनाबद्ध नहीं था। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने फैसला दिया। न्यायालय लुधियाना के सत्र न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2009 में पारित दोष सिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील पर सुनवाई कर रहा था और जिसके तहत अपीलकर्ता हरेराम को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक के भाई ने शिकायत की कि वर्ष 2006 में उसने देखा कि उसके भाई और अपीलकर्ता के बीच झगड़ा हुआ। राम ने कथित तौर पर ब्रजराय के माथे पर ईंट से वार किया और शोर मचाने पर वो ईंट फेंककर मौके से भाग गया। ये कहा गया कि शिकायतकर्ता के भाई ब्रजराय के माथे से खून बह रहा था, जो घटनास्थल पर ही आरोपियों के हाथों लगी चोटों के कारण दम तोड़ चुका था। ये कहा गया कि घटना के पीछे मकसद ये था कि मृतक और आरोपी दोनों एक ही डेयरी में काम करते थे और उनके द्वारा किए जाने वाले काम की प्रकृति को लेकर उनमें कुछ विवाद हो गया था। जांच अधिकारी द्वारा जांच पूरी करने के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 के तहत फाइनल रिपोर्ट दर्ज की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वज्रराय की मौत खून बहने की वजह और सदमे के कारण हुई, जो सामान्य तौर पर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोटें थीं। सेशंस जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पूरे सबूतों की जांच करने के बाद अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। सुनने के बाद न्यायालय ने सुधाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य केस पर भरोसा किया, क्षण भर में कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता निहत्था था और चोट ईंट के वार से लगी थी और इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता की दोष सिद्धि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत आती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे निगरानी की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस GS सिंधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने भारत संघ, पंजाब हरियाणा की राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील कंवल पाहुल सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि हाल ही में प्रकाश नामक चाय विक्रेता अपनी दुकान में सो रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। सिंह ने याचिका में ये कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने वाली सड़कों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। सिंह ने कहा, सुबह और शाम के समय भी इस तरह के फ्लाईओवर के निर्माण के बाद से लोगों को गलत मोड़ न लेने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक भी ट्रैफिक कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे जानलेवा दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। कुछ दुर्घटनाओं की तो लोगों द्वारा रिपोर्ट भी नहीं की जाती है। ये परिदृश्य समाज के प्रति प्रतिवादियों की पूरी तरह से निष्क्रियता को दर्शाता है। कार्यवाही के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न सरकारी रोडवेज बसों ने अपने बीमा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसका नवीनीकरण नहीं कराया। याचिकाकर्ता ने सरकार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और यातायात नियमों के प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी मांगे हैं। सिंह ने आगे प्रार्थना की कि पिछले 5 वर्षों में विशेष रूप से पंजाब में मोटर वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं के रजिस्टर्ड मामलों की नंबर पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए और कितने मामलों में पुलिस ने दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार की और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया। मामले को आगे के विचार के लिए 22 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
इधर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.आर. गवई ने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रॉस सांस्कृतिक चर्चा में शरीक हुए और बताया कि कैसे भारतीय कानूनी ढांचे में सकारात्मक कार्रवाई की प्रमुखता ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने में योगदान दिया। जस्टिस गवई ने भारतीय प्रवासियों में विविधता, समानता और समावेशन के प्रभाव को समझाया और बताया कि कैसे वकील से हाईकोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में उनकी पदोन्नति सामाजिक समावेशन और सकारात्मक कार्रवाई के विचार के कारण हुई। जस्टिस गवई को 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया था, जब हाईकोर्ट में कोई अन्य दलित अनुसूचित जाति जज नहीं था। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जजों के बढ़ते प्रतिनिधित्व की इच्छा के कारण सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। सुप्रीम कोर्ट जज ने आगे बताया कि कैसे उनकी पदोन्नति के समय लगभग 1 दशक तक सुप्रीम कोर्ट में एससी समुदाय से कोई अन्य जज नहीं था। उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे समानता और सकारात्मक कार्रवाई के लिए संवैधानिक जनादेश ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जल्द पदोन्नति के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून के शासन को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डाला। जस्टिस गवई ने बताया कि कैसे उनका बचपन झुग्गी झोपड़ी इलाके में रहकर और नगरपालिका स्कूल में पढ़ते हुए बीता। कानून लेने के उनके निर्णय के कारण बाद में उन्हें जज के रूप में नियुक्त किया गया। वकील के रूप में जस्टिस गवई ने याद किया कि उनका सबसे संतोषजनक मील का पत्थर नागपुर में विध्वंस आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रोक की सफलतापूर्वक मांग करके 10 लाख की वासियों की आजीविका बचाने में मदद करना था। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.